नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 144 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो भी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपके पास जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सभी में आप वीडियो को शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर जा कर के वहाँ से आप इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक। और चलिए आप लोग जो है वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक। जैसा कि हम लोग जो है डेली 25 क्वेश्चन को करते हैं उसी के क्रम में जो है ना आज भी हम लोग 25 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक ना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बिहार एसएससी के लिए। ठीक। तो चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक। देखिए जब प्रकाश क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी क्या हुआ कि प्रकाश का क्या हुआ आपको, तो ये अपवर्तन हो गया। क्या हो गया प्रकाश का, तो अपवर्तन हो गया। तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए उसका और चाल क्या होता है आपको, तो ये परिवर्तित रहता है। ठीक ना, परिवर्तित रहता है। और आवृत्ति क्या रहता है आपको, तो ये आपको अपरिवर्तित रहता है। ठीक नहीं, हमसे क्या पूछा है तरंगदैर्घ्य के बारे में। तरंगदैर्घ्य क्या होगा, जो कि परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया। ठीक ना, देखिए एसआई पद्धति में जो है अभी तक टोटल 7 गो मूल मात्रक है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पदार्थों को अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है, इसमें से कौन है जो कि अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक, मतलब क्या हुआ कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि जो है ना ये बताता है कि ये जो है ना आपको कोई भी जैसे ये विलयन है तो ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। क्या हुआ कि अम्लीय और क्षारीय का जो ये सूचक है। ठीक ना, इस समय से कौन है। ठीक, तो देखिए अम्लीय और क्षारीय का जितना भी सूचक है उस सभी को हम देख लेते हैं। ठीक, देखिए उसमें देखिए सबसे पहले देखिए लिटमस है। ठीक, लिटमस है, हल्दी भी है, वनीला भी है, लौंग भी है। ठीक ना, अब देखिए इसके अलावा कौन कौन है, देखिए लाल पत्ता गोभी हो गया। कौन कौन है, तो लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, प्याज हो गया, वनीला लौंग, ये सब है। ठीक ना, तो यहाँ मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 ये चारों क्या है आपको, तो मतलब है ये आपको अम्लीय तथा क्षारीय होने की प्रकृति का सूचक है। ठीक, तो इनके 1 2 3 4 इसका उत्तर हो जाएगा। जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत प्रकार, यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स यानी कि ऑप्टिकल फाइबर क्या हो गया, तो ऑप्टिकल फाइबर। ठीक, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय तंतु। क्या कहते हैं, तो प्रकाशीय तंतु कहते हैं। तो ये क्या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक ना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को ही संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। ठीक है कि बर्तन दिखते हैं कि कोई बर्तन है चमकीला ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसको चमकीला बनाने के लिए उसमें कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको जिंक ऑक्साइड का प्रयोग होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित का असत्य कथन कौन सा है, यानी कि असत्य कथन इस समय से चुनना है। ठीक, में दिया हुआ है कि त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, मेढक क्या करता है आपको, त्वचा से ही सांस लेता है। ठीक, बीम कहता है कि शीत रक्त प्राणी है। मेढक कैसा है, तो शीत रक्त प्राणी है, सही है ये भी। ठीक ना, यहाँ से क्या पूछा है कि गलत कथन के बारे में कहा है। ठीक ना, सीम का है कि कयांतरण में आंत बड़ी हो जाती है नहीं, ये गलत दिया है, क्योंकि देखिए मेढक का जो कयांतरण होता है उसमें आंत बड़ी नहीं होती है। ठीक ना, ये गलत है। डी नंबर दिया कि उभयचर वर्ग के अंतर्गत है। ठीक है, मेढक क्या है, उभयचर वर्ग का अंतर। ठीक ना, ये हमसे पूछा है कौन सा कथन क्या है आपको, असत्य कथन है। ठीक, तो असत्य कथन ऑप्शन नंबर सी ही है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर को भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप में पाई जाती है। मच्छर को जो भगाने वाला दवाई होता है, देखिए कॉइल जो होता है इसमें जो कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो आपको एलिथ्रीन पाया जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एलिथ्रीन जो होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, एक प्रकार जो है ये आपको बीजीय पौधा होता है उससे ये प्राप्त होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है। देखिए कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है, एक कार्बन क्रेडिट का मान ये होता है आपको 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को एक कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है
कि मानव शरीर में भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है, ठीक ना। देखिए मानव शरीर में जो है मुख्य रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। तो 6 तत्व देखिए कौन कौन पाया जाता है। ये देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो ये आपको 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन आपको 10%, नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4% और क्या बच गया है फास्फोरस, तो फास्फोरस 1.1% पाया जाता है, ठीक। हमसे पूछा है कि मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है। देखिए कुल कितना हिस्सा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 65% है। तो किसका है, तो ये भार का है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन है, ठीक। देखिए इसमें से कौन है जो कि महिला सेक्स हार्मोन है, तो ये आपको एस्ट्रोजन है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्ट्रोजन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त होता है, रक्त क्या है। देखिए रक्त एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार एक कनेक्टिंग टिश्यू है कि नहीं, कैसा है, तो एक प्रकार की संयोजी उत्तक है। तो संयोजी उत्तक में कैसा है, तो ये आपको तरल संयोजी उत्तक है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक ना। देखिए हीमोग्लोबिन क्या है, देखिए एम का है कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ है, नहीं। पौधों की पत्ती में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो ये आपको क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक। तो ये गलत हो गया। बी में कहा है कि बोन मेरो में पाए जाने वाला पदार्थ, नहीं, बोन मेरो में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक। ये भी गलत हो गया। सी में कहा है मानव रक्त में पाया जाना पड़ता है, सही बात है, क्योंकि देखिए मानव रक्त में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसी के कारण क्या होता है, रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक ना। तो हीमोग्लोबिन ये सही बात है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, ठीक ना। अब देखिए जो होता है हीमोग्लोबिन मानव शरीर में कितना होना चाहिए, ये जो है आपको 15 ग्राम जो है ना आपको प्रति 100 ml पर होना चाहिए, ठीक ना। तो ये हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि अग्नाशय द्वारा जो होता है पेनक्रियाज, उसके द्वारा कौन सा हार्मोन जो होता है वो उत्सर्जित होता है, तो ये आपको इंसुलिन उत्सर्जित होता है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंसुलिन। देखिए इंसुलिन जो होता है इसका कार्य क्या होता है, तो इंसुलिन क्या करता है, तो ये जो है ना आपको शर्करा का पाचन करता है, ठीक ना। और देखिए इंसुलिन का जो संरचना होता है ये कैसा होता है, तो आपको ये जो है ना आपको 51 अमीनो अम्ल का होता है, इसका संरचना किसका होता है, तो 51 अमीनो अम्ल का संरचना होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होता है, ठीक ना। यहाँ इंसुलिन बोला है तो इंसुलिन में कौन सा धातु होगा, तो जस्ता होता है, यानी कि जिंक होता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक ना। तो क्लोरोफिल में जो होता है तत्व वो होता है आपको मैग्नीशियम, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, इस में से कौन है जो कि क्लोरोफिल का घटक नहीं। देखिए क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम तो पाया जाता है, अब देखिए उसके अलावा क्या क्या पाया जाता है, तो उसके अलावा देखिए उसमें पाया जाता है आपको कार्बन पाया जाता है, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है और क्या रहता है, तो आपको ऑक्सीजन भी पाया जाता है, ठीक नहीं। हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि क्लोरोफिल का घटक नहीं। देखिए क्लोरोफिल का घटक तो मैग्नीशियम तो है ही, मैग्नीशियम भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, ठीक ना। देखिए मैग्नीशियम हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लेकिन क्या है कि कैल्शियम जो है ना आपको क्लोरोफिल का घटक नहीं है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि तार तेल यानी कि तार तेल जिसे पाम ऑयल भी कहते हैं उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। देखिए कथन का है 1 नंबर में, तार तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखिए तार का जो तार तेल वृक्ष जो होता है ये जो है किस क्षेत्र का वृक्ष है, तो ये आपको है पश्चिमी अफ्रीका का, ये जो है ना आपको मूल पौधा है, ठीक है। यहाँ लेकिन दिया आपको दक्षिणी पूर्व एशिया, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक। तो ये गलत हो गया। 2 में कहा है कि तार तेल जो है लिपस्टिक और इत्र बनाने में प्रयोग में। देखिए तार तेल का जो होता है तार का तेल, इसका यूज़ देखिए कहाँ पर होता है, देखिए खाना पकाने से लेकर के इसका यूज़ देखिए वाहन के ईंधन में भी होता है तथा इसका जो है ना यूज आपको सौंदर्य प्रसाधन के रूप में जो लिपस्टिक बनाने में इसका यूज होता है। लिपस्टिक हो गया, लोशन हो गया, ये सब बनाने में इसका यूज होता है, ठीक ना। 2 में कहा है कि तार का तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने में कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है, तो सही बात है। 3 में कहा है कि तार का तेल उपयोग जैव डीजल उत्पादन होता है, हाँ ठीक है, जैव डीजल यानी कि ईंधन के उत्पादन में भी होता है, ठीक।
तो ये भी सही है। मतलब क्या हुआ कि 2 और 3 सही है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है, ठीक। देखिए सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ये आपको लाल प्रकाश होता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद पूछेगा तो नीला हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टील में कितना % कार्बन होता है, ठीक। देखिए स्टील में जो कार्बन का मात्रा होता है वो होता है आपको 1 से लेकर के 2% तक होता है स्टील में कार्बन का मात्रा, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। देखिए लोहे में जब संक्षारण होता है, यानी कि संक्षारण जो है आपको किसके उपस्थिति में होता है लोहे में, तो उसमें जो है नमी या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो संक्षारण के पश्चात क्या होता है कि उसका जो है ना वजन बढ़ जाता है और जो है उसका क्षमता जो है ना आपको कम जाता है, ठीक ना। तो इस वजन जो बढ़ता है तो कितना वजन बढ़ता है, देखिए इस दौरान क्या होता है कि लोहे के भार जितना बढ़ेगा ना उतना ही उसमें से ऑक्सीजन, मतलब जितना ये ऑक्सीजन ग्रहण किया है उतना ही इसका भार बढ़ता है जंग लगने के क्रम में, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा है कि जंग लगने के क्रम में लोहे का भार क्या होता है, तो बढ़ता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए, कि विद्युत को हमें उत्पन्न करना है, देखिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए यूरेनियम का प्रयोग कहते हैं। देखिए यूरेनियम जो है आपको परमाणु भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है आपको, तो ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है आपको विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या क्या चीज़। देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ये आपको अल्फा कण भी उत्सर्जित करता है, बीटा भी और गामा भी, ठीक। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है, कितना होता है, ठीक ना। तो स्वस्थ मनुष्य जो है उसका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर होता है आपको 120 mm बाय 80, मतलब 120 mm वो 80 मिमी होता है, यानी कि मिमी होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 120/80 होता है, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से रक्त दाब का मापन यंत्र को, यानी कि रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो आपको स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क कहते हैं किसको, ठीक। यानी कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है यानी कि दिमाग जो कंप्यूटर का होता है उसे सीपीयू को कहा जाता है, ठीक। इनको देखिए सीपीयू के कारण ही कंप्यूटर चलता है, ठीक। तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीपीयू, ठीक। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। पिछला वीडियो जो है आपको डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आपको पिछला वीडियो को पूरा अच्छी तरह से सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया, ठीक ना। और अगर आपको बिहार SSC का क्वेश्चन बैंक चाहिए तो अभी तक जितना भी बिहार SSC के द्वारा कराया गया है 2005 से अब तक, उसमें जो है ना आपको सारा प्रश्न को करा दिया गया है, ठीक ना। और उसका भी जो है आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है हमारे चैनल पर बिहार SSC क्वेश्चन बैंक नाम से, ठीक ना। तो वहाँ जाकर के आप बिहार SSC का प्रीवियस ईयर को भी देख सकते हैं, ठीक ना। और आप जो है आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है ना। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कीजिए, ठीक ना। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।